हेलो फ्रेंड्स, मैं सज्जन सिंह शेखावत, नर्सिंग ऑफिसर GMCH 32 स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया था और उसका पार्ट सेकंड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई थी पेप्टिक अल्सर से रिलेटिंग, जिसके अंदर पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस और उनके मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशंस और उनके मैनेजमेंट से। फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन से। पेप्टिक अल्सर के मेनली 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन होता है हेमरेज, सेकंड वन परफोरेशन एंड थर्ड वन नेरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक। तो इसके अंदर जो तीनों कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करो, चाहे PGI की बात करो या फिर एम्स की बात करो या फिर मतलब और भी अनदर कम्पिटिटिव, सभी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कॉम्प्लिकेशंस जो पूछे जाते हैं पेप्टिक अल्सर के, उनको किस तरह से मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, हम फर्स्ट वन जैसे बात करते हैं हेमरेज या ब्लीडिंग की कंडीशंस क्या होती है कि मतलब जितने भी जो पेप्टिक अल्सर जो डुोडेनम पार्ट के अंदर होता है, स्टोमक पार्ट के अंदर होता है, तो उसके अंदर जो अल्सरेशन की कंडीशंस के कारण या इरोजन्स की कंडीशंस के कारण उनकी ब्लड वेसल्स वहाँ से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और डैमेज होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग डेवलप हो जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और एज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम वहाँ देखते थे तो कॉफी ग्राउंड वोमिटस या फिर ओकुल्ट ब्लड इन टेरी स्टूल में, टेरी स्टूल के साथ क्या होता है, कुछ ऐसा ब्लड दिखाई देता है जो जमा हुआ ब्लड हो या फिर मीन फ्रेश न होकर काफ़ी टाइम का ब्लड हो, तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं एकल्ट ब्लड इन टेरी स्टूल्स। उसके बाद सेकंड वन कॉम्प्लिकेशंस होता है वो परफोरेशन होता है। तो परफोरेशन के अंदर जो अल्सरेशंस होते हैं वो इरोड हो जाते हैं इंटायर वॉल ऑफ द ड्यूडिनम एंड स्टोमक। और इंटायर वॉल के अंदर इरोजन्स और अल्सरेशन होने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया या अनोदर जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो स्पिल्स हो जाता है जो की जो लेयर होती है पेरिटोनियम के अंदर, और उसके रिजल्टिंग क्या होता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। उसके अलावा जो थर्ड वन बात करते हैं हम, नेरोविंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरस। तो पाइलोरस जैसा कि आपको पता है कि स्टोमक का ही एक पार्ट होता है, और उसके अंदर जैसे पेप्टिक अल्सर के अंदर ड्यूडिनम या जो स्टोमक है उनकी जो म्यूकोसा लेयर्स हैं उनके अंदर जब स्वेलिंग हो जाती है, स्केरिंग हो जाती है, जब उन कंडीशंस में क्या होता है, फूड है वो स्टोमक तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर मीन्स उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाते हैं, जिसके रिजल्टिंग रिपीटेटिव वोमिटिंग की कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग की कंडीशंस एज ए सिम्टम्स दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं उनका परसेंटेज कितना होता है, या इनके अंदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या क्या दिखाई देते हैं। तो इनके परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो उसमें जैसे GI ब्लीडिंग कंडीशंस है, हेमरेज कंडीशंस है, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आफ्टर पेप्टिक अल्सर। और उसके जो चांसेस होते हैं 15% अप्रोक्सीमेटली पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे परफोरेशन की कंडीशंस होती हैं, उसके क्या होते हैं 6 to 7% चांसेस होते हैं। और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, या जिसको हम क्या कहते हैं पाइलोरिस ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तो वो कंडीशंस होती है वो 1 से 2% ही देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं तो क्या होता है, एक GI ब्लीडिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं हेमरेज की कंडीशंस होती है आफ्टर दैट द पेप्टिक अल्सर। उसके बाद जैसे इसके अंदर देखा जाता है तो मैंने GI ब्लीडिंग होती है तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया टेरी स्टूल या कॉफी ग्राउंड इमेसिस की कंडीशंस होती है। या फिर जो परफोरेशन के अंदर देखा जाता है तो सीवियर जनरलाइज एब्डोमिनल पेन की कंडीशंस होती है। तो मतलब सीवियर इंटेंसिटी के अंदर देखा जाता है तो सीवियर पेन होता है वो एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर। और जो परफोरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे एज जो नियर बाई ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी क्या हो जाता है,
फैल जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं पैनक्रियाटिस की कंडीशंस भी देखी जा सकती है, या गैस्ट्रोकोलिक फिस्ट की कंडीशन भी, स्टोमक और जो कोलोन होती है उसके बीच में क्या होती है, फिस्ट फॉर्मेशंस डेवलप हो जाती है। उसके बाद जैसे ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट या पाइलोरिक पार्ट के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, पेन जो वर्सनिंग विद मील, किसका मतलब है कि खाना खाने के बाद पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन से फूड क्या होता है, पास आउट नहीं हो पाता स्टोमक और डूडीनम में से, तो उस वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होती है। और वोमिटिंग के अंदर देखा जाता है तो इनडाइजेस्टेड फूड होता है जो स्टोमक से ही या फिर डूडीनम पार्ट से ही क्या होता है, वापस रिजर्टेट हो जाता है। उसके अलावा इन्फ्लामेशंस एंड एडिमा इसके अंदर देखे जाते हैं। इन्फ्लामेशन और एडिमा की कंडीशंस ही जैसा आपको पता है वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को डेवलप करती है, और वही कंडीशंस होती है, उसी के कारण क्या होता है कि जो स्टोमक के का जो पाइलोरस पार्ट है उसकी वाल्स होती है वो नैरो हो जाती हैं, या उनकी डायमीटर के अंदर कमी आ जाती है स्वेलिंग और स्केरिंग की वजह से। उसके अलावा इसके अंदर जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन से वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा इसको करेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होने वाला जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है, पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो तो इसमें पेप्टिक अल्सर जो ब्लीडिंग है वो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है। और जो इसके जो चांसेज होते हैं वो क्या होते हैं, इमरजेंसी एडमिशन्स होते हैं 5%। मतलब क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो 5% हॉस्पिटल के अंदर केसेज होते हैं जो इमरजेंसी के अंदर पेप्टिक अल्सर के देखे जाते हैं। उसके अलावा जैसे 80% जो पेप्टिक अल्सर की जो कॉम्प्लिकेशंस है जिसके अंदर ब्लीडिंग देखी जा रही है, तो वो 80% वो अपने आप ही क्या होती है, वो कंडीशंस क्या होती है, जैसे पेशेंट लगातार ट्रीटमेंट के ऊपर रहता है या फिर जो ड्रग्स या मेडिसिन के ऊपर रहता है, तो उसमें क्या होता है 80% जो केसेज होते हैं उनमें ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप हो जाती है स्पॉन्टेनियसली। उसके अलावा जो अगर डेथ रेट देखी जाती है तो डेथ रेट के अंदर क्या होता है, 10% पेशेंट ही क्या होते हैं, डेड होते हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग की वजह से। उसके बाद क्या होती है, जो अगर रीब्लीडिंग हो रही है, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर देखा जा रहा है तो उसके अंदर है कि रीब्लीडिंग जो हो रही है अगर वो होती है तो उस कंडीशन जो मोर्टिलिटी रेट होती है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है, या डायरेक्टली आप कह सकते हो 10 गुना जो चांसेज होते हैं किसी भी पर्सन के डेथ के बढ़ जाते हैं अगर रीब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रीअक्यूरेंस होता है तो उस कंडीशंस में। तो ये पेप्टिक अल्सर के जो कॉम्प्लिकेशंस है ब्लीडिंग या हेमरेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इनमें से पूछे जाते हैं, कितनी % चांसेस क्या होते हैं पेशेंट के डेथ के रहते हैं पेप्टिक अल्सर के में आफ्टर दैट ब्लीडिंग या हेमरेज के बाद, या फिर रीब्लीडिंग होती है वो उसके अंदर मोर्टिलिटी रेट होती है वो कितनी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर देखा जाता है, इसके क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो अल्सरेशंस परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एडजेसेंट पार्ट होते हैं या नेबरिंग पार्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो अल्सरेशन या इंटायर जो म्यूकोसा है ड्यूडिनम स्टोमक की उसके अंदर अल्सरेशन कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखे जाते हैं, तो उनमें सडन सीवियर जो एब्डोमिनल पेन होता है, और उसके ही रिजल्टिंग क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं या कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्पिल हो जाते हैं पेरिटोनियम लेयर में, जिस तो वो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस को डेवलप कर देते हैं। उसके अलावा क्या होता है, परफोरेशन होने की वजह से क्या होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जब बॉडी क्या करती है इन कंडीशंस को एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है, उसके दौरान क्या होता है, टेकिकार्डिया देखा जाता है, या फिर जो मीन्स क्या होता है कि जो एब्डोमेन के अंदर देखा जाता है कि एब्डोमेन नॉर्मली रेस्पायरेशन के साथ मूवमेंट होता है, लेकिन अगर परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है तो उस कंडीशन में एब्डोमेन के जो मूवमेंट्स होते हैं वो डिसअपियर्स हो जाते हैं, और जो मूवमेंट होते हैं वो रेस्पायरेशन के साथ नहीं हो पाते हैं, और एब्डोमेन जो टेंडर हो जाता है और टेंडर होकर क्या होता है उसमें बॉर्डर लाइन रिजिडिटी, या फिर मीन्स एक तरह से उसको अगर पालपेट हम करके देखते हैं तो उसके अंदर एक तरह से वो कठोर महसूस होता है, या उसके अंदर रिजिडिटी हम उसको कह सकते हैं।
तो ये क्या होते हैं, जो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है उसके अंदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या इसके अंदर देखे जाते हैं। तो ये क्या होता है, सेकंड वन कॉम्प्लिकेशंस होता है जो पेप्टिक अल्सर में देखा जाता है, और इसके चांसेस हम पहले ही बता चुका हूँ, 6 to 7% चांसेस क्या होते हैं इसके पाए जाते हैं। हेमरेज और ब्लीडिंग के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर होता है। तो इसके बारे में भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर, तो उसका राइट आंसर होगा परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर या परफोरेशन, जिसको हम कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस पर। तो थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरस। तो इसके अंदर दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या होता है, जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है कि जो अल्सरेशंस और इरोजन्स के कारण क्या होती है, ड्यूडिनम एंड स्टोमक की लेयर क्या होती है, स्वेल्ड हो जाती हैं या उनके अंदर स्केरिंग हो जाती है। उनकी जो डायमीटर होती है वो उनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, या जो थिकनेस है वो कह सकते हैं थिकनेस उनकी बढ़ जाती है, और थिकनेस बढ़ने की वजह से जो पाइलोरिक पार्ट होता है स्टोमक का उसके अंदर नेरोविंग आ जाती है, या जो उसकी डायमीटर होती है वो कम हो जाती है, और उसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरस कहते हैं। और इस कंडीशंस के अंदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाता है वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखी जाती है, या फिर क्या होता है, रिपीटेड वोमिटिंग की कंडीशन देखी जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि स्टोमक और डूडिनम की जो डायमीटर है, उनका ल्यूमेंस है, उसकी डायमीटर कम हो जाती है, और कम होने की वजह से क्या होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं पास आउट नहीं हो पाते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थ्रू द माउथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वह जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कह रहे हैं, या फिर रिपीटेड वोमिटिंग की कंडीशन उसको हम कह रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेपर अल्सर्स। फर्स्ट हम बात करते हैं जीआई ब्लीडिंग और हेमरेज को किस तरह से मैनेज किया जाता है, या उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, या उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके अंदर जो जो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो कंडीशंस होती है एज इसके कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम कह रहे हैं जीआई ब्लीडिंग और हेमरेज। तो इसके अंदर दोस्तों जो हीमोडायनेमिक स्टेटस है उसको मॉनिटर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से या हेमरेज होने की वजह से शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाती है, टेकिकार्डिया कंडीशंस के अंदर पेशेंट चला जाता है। तो जिस तरह से हम जो ब्लीडिंग के ब्लड का जो लेवल कम हो जाता है और जो फ्लूइड लेवल कम हो जाता है, तो उसी को हम जो ब्लड लेवल को मॉनिटर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हीमोडायनेमिक स्टेटस कहते हैं। और हीमोडायनेमिक स्टेटस है वो पल्स और ब्लड प्रेशर के द्वारा क्या होता है, इंडिकेटेड होता है कि पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है। अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है, टेकिकार्डिया हो रहा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो हीमोडायनेमिक जो लेवल है या जो ब्लड जो लॉस पेशेंट के अंदर हुआ है, तो उसको हम मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर करने के बाद जैसे ही हमें पता होता है कि ब्लड लेवल पेशेंट के अंदर कम हो गया, पता किससे चलता है, मैं बता चुका हूँ आपको, टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन की कंडीशंस हैं उस ये इंडिकेटेड करते हैं कि ब्लड लॉस पेशेंट के अंदर ज़्यादा है। तो उसके अंदर हम एक तो जो कुछ डायग्नोसिस के द्वारा इवोल्वेट भी कर सकते हैं इसको, जैसे सीबीसी टेस्ट के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के द्वारा, ठीक है। तो उनके बाद हमें फैसली क्या होता है, प्रायोरिटी के आधार पर अगर देखते हैं तो उसमें इनिशिएट रिससिटेशन करना होता है। तो मिल जल्दी से जल्दी क्या होता है, पेशेंट को क्रिस्टेलॉइड्स एंड जो ब्लड प्रोटेक्ट होते हैं वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करने होते हैं थ्रू द आईवी इन्फ्यूज़न। तो आईवी इन्फ्यूज़न के अंदर क्रिस्टेलॉइड फ्लूइड होते हैं, उसके अंदर जैसे आरएल है तो क्या है, आइसोटेनिक फ्लूइड होता है। उसी तरह क्या होता है, जो एनएस है नॉर्मल सलाइन 0.9%, वो भी क्या होता है कि आइसोटोनिक फ्लूइड। तो ये सारे क्या होते हैं, क्रिस्टेलॉइड फ्लूइड्स के अंदर आते हैं, और वो फ्लूइड हम पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, और उन फ्लूइड्स के द्वारा पेशेंट के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम लॉस हुई है उसको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद अगर नीडेड होती है तो पेशेंट को ब्लड सप्लीमेंट या ब्लड प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है तो हम कहते हैं जैसे एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं,
तो एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करने का मतलब क्या होता है, स्टोमक से पेशेंट को अगर लगातार माउथ से खाने को देते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, ये कंडीशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एनजी ट्यूब के द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो फीडिंग कराते हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है, पेशेंट के अंदर इस तरह के क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन स्टेज क्या है। इसके अलावा हम एनजी ट्यूब एस्पायरेशंस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो जमा ब्लड होता है उसको हम क्या करते हैं, एस्पायरेशंस के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, उसको एक्सपेल कर लिया जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वहाँ पे ब्लड जमा नहीं हो पाता, और ब्लड जमा नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है या जमा ब्लड होता है वो भी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे क्या करता है, डेवलप करता है, या ऑब्स्ट्रक्शंस को वहाँ पे डेवलप करता है। इसलिए एनजी ट्यूब एस्पायरेशंस भी क्या होता है, इस तरह कंडीशंस में करना क्या होता है, नीडेड होता है। तो एनजी ट्यूब प्लेसमेंट और एस्पायरेशन दोनों ही हम इस कंडीशंस के अंदर करते हैं। प्लेसमेंट करने के बाद क्या करते हैं, जमा वहाँ का जो ब्लड होता है उसको एस्पायरेट किया जाता है एनजी ट्यूब के थ्रू। नेक्स्ट फोकस करते हैं परफोरेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है पेप्टिक अल्सर का। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर परफोरेशन होता है, तो इसके अगर ऑन सीट क्या होती है, 24 आवर से कम होती है, तो उसके अंदर तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही क्या होता है, सफिशिएंट होता है। अगर ऑन सेट क्या होता है, 24 आवर्स के बाद डेवलप होती है, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी सर्जरी उसके अंदर की जाती है। तो मतलब डिपेंड करता है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो 24 आवर से कम समय के लिए है या 24 आवर से ज़्यादा समय के लिए ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो रही है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी पेशेंट के अंदर मेंटेन है या नहीं। अगर स्टेबिलिटी मेंटेन है तो उसके अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। अगर हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है तो उस कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इमरजेंसी सर्जरी करते हैं। उसके बाद थर्ड इसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइंस ऑफ सेप्सिस पेशेंट के अंदर डेवलप है या नहीं। अगर नो साइंस ऑफ सेप्सिस है तो उसके अंदर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। अगर साइंस ऑफ सेप्सिस पेशेंट के अंदर हैं तो उनके अंदर इमरजेंसी सर्जरी करेंगे। तो मतलब साइंस ऑफ सेप्सिस का मतलब है जो इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियम लेयर में, तो उसके पेरिटोनाइटिस के भी साइंस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं, इसके पेप्टिक अल्सर का जो ट्रीटमेंट होता है या जिसका मैनेजमेंट होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके अंदर कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर देखा जाता है नील पर ओरल, तो पेशेंट को क्या होता है, माउथ से कुछ नहीं दिया जाता है। उसके अलावा नेजोगेस्ट्रिक डिकम्प्रेशंस होता है। तो नेजोगेस्ट्रिक डिकम्प्रेशंस का मतलब होता है कि पेशेंट के अंदर जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसको एनजी ट्यूब प्लेसमेंट करके उसको एस्पायरेट किया जाता है, या फिर उस कंडीशंस में क्या होता है, इंटरनल जो जमा ब्लीडिंग होता है उसको एक्सपेल पेशेंट से कराया जाता है। उसके बाद क्या होती है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि पेरिटोनाइटिस की कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं पूरे, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, एंटीबायोटिक जो होते हैं वो भी हम क्या करते हैं, जैसे टिनानजोल होता है, मेट्रानिडाजोल होता है, तो ये एंटीबायोटिक्स भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिफर्ड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सेकंड नेक्स्ट आता है, जैसे जिसके अंदर हम इमरजेंसी सर्जरी करते हैं, तो इमरजेंसी सर्जरी के जो कंडीशंस होती है उनके अंदर क्या होता है, एक तो हम सिंपली उसको क्या कहते हैं, अल्सरेशन साइट को सर्जरी के द्वारा क्लोजर कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पेच के नाम से जानते हैं। तो एक तो क्या होता है, ग्राम पेच सर्जरी होती है, वो की जाती है कि जो ब्लीडिंग अल्सरेटेड साइट होती है या जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उनको क्या कर दिया जाता है, उनको क्लोजिंग कर दिया जाता है सिंपली। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम पेच उसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक रिसेक्शन भी जिसके अंदर किया जा सकता है, तो वो मैंने पहले बता दिया आपको कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन के अंदर क्या होता है, स्टोमक का जितना हिस्सा होता है वो अल्सरेटेड होता है, उसको रिमूव किया जाता है, और आप जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसको आगे के जो पार्ट होता है उसके साथ क्या होता है, अनास्टमोसिस उसको कर दिया जाता है। तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन भी इसके अंदर किया जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है, एक्सीजन हम कर सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी को इरिगेशन या उसको साफ़ किया जा सकता है ब्लीडिंग से, या उसको ड्रेनेज हम कर सकते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आपको मैंने पहले ही बताया था पेप्टिक अल्सर के मैनेजमेंट में, जैसे ओमाप्रेजोल है, लेंसोप्रेजोल है, पेंटोप्राजोल है, तो इनको भी हम क्या करते हैं, एज ए फॉलोअप पेशेंट को क्या होते हैं, जब पेशेंट क्या होता है होम ट्रीटमेंट पे रहता है
तो उस कंडीशन में हम फॉलोअप के दौरान पेशेंट को एडवाइज कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर जो कंडीशन हुई उसके दौरान क्या होता है, पेशेंट को बीच में बायोप्सी कंडीशन से या डायग्नोस के लिए भी बार बार, एंडोस्कोपिक प्रोसेस के लिए भी बार बार पेशेंट को फॉलोअप के लिए एडवाइज की जाती है कि उसके अंदर कितनी रिकवरी है और पेशेंट के अंदर कितना उसके अंदर पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस उसके अंदर बची रह गई है या कितना परसेंटेज उसका पेप्टिक अल्सर अभी भी उसके अंदर डेवलप है। तो उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए सारी जो फॉलोअप गाइडलाइंस क्या की जाती हैं, फॉलो की जाती हैं। उसके बताओ कुछ फॉलोअप जो हम करते हैं, जैसे फॉलोअप पेशेंट को जैसे ट्रीटमेंट देने के बाद हम उसको फॉलोअप जो एडवाइज करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो NSAID यूजेज को नहीं किया जाए पेशेंट के द्वारा। उसके अलावा क्या होता है, कुछ ऐसे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जिसके अंदर सिमेटिडी। उसके बाद लास्ट थर्ड कॉम्प्लिकेशंस उसका ट्रीटमेंट देखते हैं जिसको हम क्या करें, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट करते हैं तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में वही होता है कि स्टोमक और ड्यूडिनम के अंदर जो स्वेलिंग और स्केरिंग होती है उसके कारण क्या होता है, फूड होता है वो पास आउट नहीं होता, और पास आउट नहीं होता तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, माउथ के थ्रू एक्सपेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा फर्स्ट जो वहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहती है कि पेशेंट को इनिशियली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना। तो उस पेशेंट को क्या करते हैं, जितना जल्दी हो सके, अगर डाइजेस्टेड फूड नहीं हो रहा है या फिर फूड का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, फूड पास आउट नहीं हो पा रहा है स्टोमक या ड्यूडिनम से, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि IV जो ट्रीटमेंट होता है या फ्लूइड रिसससिटेशन जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट पेशेंट को कराया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो एनएस से जो हम 0.9% जो एनएस होते हैं एज ए फ्लूइड रेसिस्टेशन यूज करते हैं, तो उसके अंदर उसके साथ पोटेशियम भी दिया जाना चाहिए। केसीएल क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर वोमिटिंग के थ्रू क्या होता है, केसीएल या पोटेशियम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, बाहर निकल चुका होता है। तो उस कंडीशन में पोटेशियम भी क्या होता है, एक एनएस के साथ दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट होता है तो उसको गैस्ट्रिक सक्शन कराया जाना चाहिए। गैस्ट्रिक सक्शनिंग भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशंस होती है तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि H2 रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटोन पंप इबिटर होते हैं जिसके अंदर ओमाप्रोजोल होता है, वो भी इंट्रावीनसली, जैसे पेंटोप्रोजोल होता है वो एनएस के साथ हम पेशेंट को दे सकते हैं, एनएस के साथ उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट IV एक ड्रग फॉर्म के अंदर हम उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो सीवियर फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर या कार्सिनोमा हो गया, या फिर मैंने आपको पहले बताया गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं जबकि ड्यूडिनल अल्सर के अंदर कम होते हैं। तो अगर कार्सिनोमा की स्टेज के अंदर, कैंसरस स्टेज के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर पहुंच गया तो उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सर्जरी भी उसके अंदर रिक्वायर्ड करती है, और सर्जरी में क्या होते हैं, उसके ल्यूमेन को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो बेलून पाइलोरोप्लास्टी होती है वो उसके अंदर की जाती है। तो जो बेलून पाइलोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, बेलून की सहायता से क्या करता है, एक जो सिंथेटिक बेलून की सहायता से हम क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर जो पाइलोरस पार्ट है उसकी जो डायमीटर कम हो चुकी है उसकी डायमीटर को मेंटेन किया जाता है। और मेंटेन करने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि उसके अंदर स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप न रहे, तो एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है और उसमें उसकी जो पाइलोरस की स्ट्रक्चर है उसको रिकन्स्ट्रक्ट हम करते हैं, या पहले जैसा उसको प्रियर स्टेज के अंदर लाया जाता है, जो सर्जरी से या फिर जो डिजीज़ होने से पहले या कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन डेवलप होने से पहले जो पाइलोरस की स्थिति थी उसी स्थिति के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और उसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे मैं इसी तरह नया वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेप्टिक अल्सर की जो सर्जरीज होती हैं उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनको हम किस किस तरह से, तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको इमीडिएटली वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे उसके बारे में भी आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय